हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। तो आपका फाइनली मेंस का एग्जामिनेशन ओवर हो गया है एंड मैंने सोचा कि अब सही टाइम है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एग्जामिनेशन देकर आए होगे ना, बहुत ज़्यादा पेपर इतना डिफिकल्ट वो लोग सेट करते हैं कि हम लोग चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी हो फिर भी ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत अंडर परफॉर्म करके आए, क्योंकि क्वेश्चन का जो आपको वो दिखता है ना, वो बहुत कम क्वेश्चन दिखते हैं कि यार इतना ही सा तो किया है हम लोगों ने। तो ऐसा होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपने अंडर परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है एंड शायद सबने ही इस तरह का अटेम्प्ट किया होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। आप लोग प्रीवियस के कट ऑफ्स की अगर ट्रेंड उठाकर देखोगे, और जितना मैं आपको पीछे से बताऊँ, ये चौथा एग्जाम है जो मैं अपने सामने IBPS PO का देख रही हूँ। सबसे पहले एग्जामिनेशन में इंग्लिश काफ़ी डिफिकल्ट आया था जब मैंने दिया था पेपर। उसके बाद करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आया। उसके बाद पिछले साल जब हमने देखा तो क्वांट बहुत काफ़ी डिफिकल्ट था, और इस बार रीजनिंग डिफिकल्ट। तो एक ना एक सेक्शन वो ऐसा देते ही हैं जिससे कि वो आपका पेशेंस लेवल या आपको जो उसमें प्रेशर में डालते हैं, ताकि आप देख सकें कि आप परफॉर्म कैसा करते हो अंडर प्रेशर भी। तो आपने अगर रीजनिंग की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई एंड आपने क्या क्या उनके आंसर्स मार्क करे हैं एंड किस तरह से और बेहतर चीज़ें कर सकते थे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है हमारा रीजनिंग में अगर बात करें तो चलो रीजनिंग से पहले ना GA की बात कर लेते हैं, क्योंकि GA इस बार बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका काफ़ी अच्छा हुआ है। बिकॉज देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि किस ऑर्डर में शुरू करना है। हमेशा जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, चाहे मेंस की हो चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करो, है ना। सबसे पहला वाला मंथ है उस मंथ को पकड़ो, फिर पीछे जाओ आप। तो सबसे पहले आप देखो अक्टूबर का इतना आया है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अक्टूबर ओनली। और मैंने आपको बोला था कि इसी ऑर्डर में करना, पहले उसको ज़्यादा करना, अक्टूबर को फिर पीछे चले जाता है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे IBPS का यही ट्रेंड रहा है, वो जो 3-4 महीने होते हैं ना जस्ट पास वाले, उन पे बहुत ज़्यादा उसका फोकस होता है। तो एक तो करंट अफेयर्स मोस्टली लोगों ने 20-25 के करीब अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी तुक्के वगैरह भी लगाए होंगे, आप सबने लगाए 4-5 तुक्के। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिए हैं, आप टेलीग्राम पर देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ, और क्या क्या आंसर्स होंगे आप लोग मैच कर लो तो आपको अपने GA के स्कोर तो पता चल ही जाएगा। फिर भी अगर आपने 10-15 तक आप स्कोर कर रहे हो, 15 तक अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है आप लोगों का, ठीक है। मैं मार्क्स की बात करूँगी, जब भी मैं जो भी सेक्शन में बात करूँगी ना, मैं सिर्फ मार्क्स की बात करूँगी। पहले मैं सेक्शन वाइज आपको मार्क्स बताऊँगी, फिर ओवरऑल बताऊँगी। उसके बाद हम रीजनिंग पर आते हैं, क्योंकि रीजनिंग ने इस बार सबका बहुत दिमाग खराब किया। एंड रीजनिंग जैसे ही हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि रीजनिंग में क्या ही डिफिकल्ट पूछ लेंगे, है ना। लेकिन रीजनिंग में इस बार एक्चुअली में बहुत परेशान किया है, काफ़ी तंग किया लोगों को। सिंगल डिजिट में अटेम्प्ट्स हुए हैं लोगों के, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में एक पजल्स काफ़ी पजल्स दिख रही हैं, मिसलेनियस काफ़ी कम आया है एंड पजल्स भी काफ़ी ट्रिकी आई हैं, जिसमें बच्चों का टाइम जो है वो बहुत वेस्ट हुआ है। और अनसर्टेन पर्सन वाली एक पजल आई, जिसमें कि आपको नॉर्थ एंड साउथ दिया और प्लेसेस, तो आपको वो वाली करनी थी। कितने लोगों ने वो की पजल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या डुएबल थी ये भी बताना। एज बेस्ड पजल आई विद ब्लड रिलेशन, मतलब ये तो नाइटमेयर पजल है, ठीक है। मैं तो इसको कभी भी जाके एग्जामिनेशन में टच नहीं करने वाली, वैसी वाली पजल है ये। उसके बाद एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पजल आई है। फिर डेटा सफिशिएंसी आया है। तो डेटा सफिशिएंसी ऐसी चीज़ है कि जिसको मतलब आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं करने मिल रहा है तो फिर मिसलेनियस में ये चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना चाहिए। फिर एक मशीन इनपुट आउटपुट आया। अगर आप मेरी रिसेंट वीडियो देखते हो 15 डेज स्ट्रेटेजी वाली, मैंने आपको उसमें बोला था कि मशीन इनपुट आउटपुट वो पूछता है IBPS, तो आप उसको ज़रूर प्रिपेयर करो। एंड 3 जो स्टेप्स थे वो काफ़ी डुएबल थे, मतलब देख के समझ आ रहे थे कि हाँ 3 स्टेप्स ऐसे बनेंगे। उसमें से 4 क्वेश्चन बहुत लोगों ने ये चीज़ की है, तो हाँ मतलब एकदम ऐसे हो गया कि हाँ चलो, इतने डिफिकल्ट पेपर में से ये नंबर थे जो आप तुरंत आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद 1-1 मार्क्स की कुछ पजल्स टाइप्स भी आई हैं। इस तरह से ओवरऑल मोस्टली पजल्स देखने को मिली हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें डुएबल थी, क्योंकि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आपने अगर पिक कर लिया, या कोई एक नंबर वाली पजल्स भी आपने, वो ईजी होती हैं, अगर वो वाली कर ली तो मेरे हिसाब से आप 8 से 10 नंबर का आराम से बना सकते थे। और अगर आपने 8 से 10 नंबर का बनाया तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। सेक्शन कट ऑफ अगर आपको याद हो पिछली बार क्वांट में कितनी गई है ना, क्योंकि क्वांट का लेवल ही उतना डिफिकल्ट था। और इस बार अगर रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट आई है तो लोगों के अटेम्प्ट से बहुत कम गए होंगे। तो जिसने भी इतना किया है ना, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी सेक्शनल नहीं क्लियर होगी, सेक्शनल आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी जो क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यही सब चीज़ें ज़्यादा हेल्प में आती हैं। जब आपका रीजनिंग इतना डिफिकल्ट आ जाए ना कि पजल्स भरी हुई हैं और बिल्कुल उनको करने का हिम्मत ही नहीं हो रही, इतना डिफिकल्ट दिख रही है, तो फिर ऐसे में क्रिटिकल रीजनिंग पे आप स्विच कर सकते हो, मिसलेनियस पे स्विच कर सकते हो। तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से स्टूडेंट्स ने किया भी है। उसके बाद हम अपने क्वांट पर आते हैं। इस बार क्वांट जो है वो डुएबल दिखा है, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सुन रही हूँ, एक वो
मैंने बहुत सुना एक वो वाली डी आई थी रेस्टोरेंट बेस्ड, जिसमें कुछ डेटा कैलकुलेट करना था और लॉजिक लगा के, और उसके बाद वो मोस्टली हर बच्चे ने वो वाली डी आई कर दी है। उसके बाद एक और पाई चार्ट वाली डी आई आई है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस के अंदर से भी डेटा निकालना था, एक्सट्रैक्ट करना था, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने थे, क्वेश्चन में भी कुछ डेटा दिया हुआ था। तो उस तरह की थी वो। ऑब्वियसली पेपर लेंथी तो था ही, क्वांट ईजी है इसका मतलब ये नहीं है कि हलवा से बना दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस है तो लेंथी तो था ही क्वांट भी। उसके बाद आपके वो जो मिसिंग नंबर आता है वो भी, मतलब IBPS का ये देखा गया है, इस तरह की ये ट्रेंडी है कि वो मिसिंग नंबर भी पूछता है। मैंने आपको हमेशा बोले कि वो वाले क्वेश्चंस कर लो, जैसे कि एक सीरीज दे दी उसमें ये लॉजिक है तो दूसरी सीरीज में क्या लॉजिक होगा, 2 सीरीज दी थी तो तीसरे में मिसिंग नंबर कुछ निकालो। इस तरह से करके 2 क्वेश्चंस आए हैं उसके, और आई होप कि सब ने वो कर दिए होंगे और वो काफ़ी ईजी थे, तो वहाँ से आपको मिल गए नंबर, ठीक है। उसके बाद क्वांट में भी ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे, बट मैंने सुना है इस बार कि अरिथमेटिक नहीं था क्वांट में बिल्कुल भी। तो आप लोग मुझे बताना क्या ये सही है? मतलब ये तो बहुत ही विचित्र सी बात हो गई अगर अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है ये, है ना। अदरवाइज हम सोचते हैं कि हाँ मेंस में तो अरिथमेटिक भी पूछा जाएगा, तो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है। उसके बाद अब आते हैं इंग्लिश पर। देखो इंग्लिश मैं कहूँगी कि मॉडरेट ही आई थी, डिफिकल्ट नहीं आई। इंग्लिश इस तरह का जो मेंस है उसमें आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि हाँ इस तरह की इंग्लिश पूछी जाएगी। 1-2 चीज़ें नई देखी गई हैं, जैसे कि लोग मुझे बता रहे थे ABC रीअरेंजमेंट करके कुछ आया है कि 3 वर्ड्स हैं उनको इस तरह से रीअरेंज करना है कि वो आपस में मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अगर आप 2-3 बार अरेंज कर रहे हो तो कितनी बार मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, उस तरह से कुछ क्वेश्चन आया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आए, मतलब काफ़ी बड़ा वेटेज था, 10 नंबर का ये आया था। तो आप लोग बताना कि क्या आपने बनाया और कितना डिफिकल्ट आपको वो लगा एंड कैसे किया है आप लोगों ने। उसके बाद RCs आए और रेगुलर इंग्लिश आई है, जैसी कि इंग्लिश आप एक्सपेक्ट करते हो जो आप मॉक टेस्ट में करके जाते हो, और जैसी इंग्लिश पूछी जाती है वैसी इंग्लिश आप लोगों की वहाँ पर आई है। तो इंग्लिश में अगर आपने 15, मतलब अगर आपकी मॉडरेट इंग्लिश भी है ना, बिल्कुल आपको बहुत ही कम आती है, तब भी आप 15 नंबर का तो आराम से बना सकते हो। तो अगर आपने 20+ बनाया तो यही वाले सेक्शंस होते हैं ना, जब आपका कोई रीजनिंग डिफिकल्ट आ गया, जिसमें रीजनिंग में आपकी पकड़ है लेकिन रीजनिंग डिफिकल्ट आ गया, तो आपको करंट अफेयर्स में, इंग्लिश में, इन सब में अपने एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने होते हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो यही सबसे स्ट्रैटेजी होती है जिसकी मैं बात करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट में सब बराबर का कर रहे होते हैं यार। जो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाती है वो करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ही होता है। और शायद क्वांट में मैंने आपको बताया नहीं, क्वांट में अगर आपने 10 नंबर 12 नंबर तक किया है तो आपने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं क्वांट में, और इतना डुएबल था, इतना क्वांट आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव की बारी आती है। डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया, 3 टॉपिक्स उसमें आए, एस्से में 3 टॉपिक्स आए। लेटर जो है 150 से 180 नंबर तक का लिखना था, एंड एक आपको लेटर टू एडिटर लिखना था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। उसके बाद लेटर आपको मैनेजर को लिखना था ATM मॉल फंक्शन के ऊपर, और तीसरा था आपका कोई फ्रेंड कोई कोर्स छोड़ के अब्रॉड जा रहा है तो फिर उससे लिखना था इनफॉर्मल लेटर। तो आई होप कि आप सब ने सही से लिख दिया होगा, है ना। एंड वो इंटरफेस की जो प्रॉब्लम मैंने जो आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में शेयर की थी कि आप लोगों ने वो फेस की, और मतलब फेस की तो मैं नहीं चाहती कि आपने फेस की हो, बट आप बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने एस्से पर। एस्से में आपको, जैसे मैंने आपको अपने एस्से वाली वीडियो में भी बोला था जब डिस्क्रिप्टिव की बात मैंने की थी, कि डिजिटल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, CBDC वगैरह पढ़ लेना। तो देखो डिजिटल बैंकिंग के प्रोज एंड कॉन्स आए हैं, एक वो टॉपिक हो गया। दूसरा आया है कि अगर आपकी मतलब आपकी चॉइस की जॉब हो तो फिर वेकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा आपका आया है जेंडर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के ऊपर। तो कितने, मतलब तीनों बहुत इस बार के काफ़ी मुझे बहुत अच्छे लगे इस बार के टॉपिक्स तीनों के तीनों, एंड आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा लिखने में। तो आप बताना, इसमें भी आपको 200 से 250 वर्ड्स, 250 से 300 वर्ड के बीच में लिखना था। 15 नंबर का आपका एस्से होता है और 10 नंबर का आपका लेटर होता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा ले आओगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जैसे कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, अगर वो चीज़ें आपने फॉलो की हैं तो आप आराम से डिस्क्रिप्टिव में 15 से ऊपर तो पक्का ले आओगे। एंड बाकी इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स जिसने ज़्यादा इसमें बाजी मारी होगी ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अब ओवरऑल बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। देखो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करके ना तो आपका टाइम वेस्ट करूंगी और ना ये कि आपको एंग्जाइटी दूं, क्योंकि मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या सिनेरियोज रहे होंगे। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जितना पहले पिछली बार कट ऑफ जाती रही है उसी के आसपास की कट ऑफ पक्का रहने वाली है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई सेक्शन इस तरह का आता है जो कि पेपर को थोड़ा सा लेवल हाई लेकर जाता है, एंड बहुत से स्टूडेंट्स का उस वजह से पेपर खराब हुआ भी होगा। तो बस यही है, जिसने थोड़ा अपना पेशेंस रखा होगा, काम रखा होगा, एंड रीजनिंग में ऐसी चीज़ें ढूंढी होंगी जो कि एक्चुअली बनने लायक थी पेपर में, एंड क्वांट में अच्छा कर लिया होगा, इंग्लिश अच्छा कर लिया होगा, उन लोगों का तो मतलब काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा। आप लोग मुझे बताना कि आपका रिव्यू क्या है, एंड क्या आप डिसअपॉइंटेड हो पेपर को देकर, या फिर आपको लगता है कि आपने सही अटेम्प्ट किया है। फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ,
हमें हमेशा ऐसा लगता है मेंस में कि हमने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होना। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे, आपने मुझसे भी सुन लिया। अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह का पेपर आपने किया है, इतने इतने अटेम्प्ट्स आपने किए हैं, एक्यूरेसी आपने मेंटेन करी है, मेंस में एक्यूरेसी का बहुत खेल हो जाता है, क्योंकि गलत करोगे तो फिर एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हमने कम किया, ऊपर से उसमें से भी गलत करेंगे तो फिर हम काफ़ी नीचे आ जाएंगे। तो अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करी है, इतने सारे अटेम्प्ट्स किए हैं जो मैंने आपसे बात करी है उस बारे में, तो डेफिनेटली आपको अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए पूरी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जैसे मैंने RRB में भी इंटरव्यूज़ जब हुए उन लोगों के मैंने कंडक्ट किए, 80 to 90% क्वेश्चंस उन लोगों से वो पूछे गए हैं जो हमने मॉक इंटरव्यूज में उनसे पूछे हैं। तो कोशिश करेंगे इस बार आप लोगों के साथ भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें एंड वो यूट्यूब पर भी डाल दें, ताकि जो उन लोगों को मॉक देने का चांस नहीं मिला वो लोग वहाँ पर जाकर वो इंटरव्यूज को देख सकें एंड अपने प्रिपरेशन कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको देखने की ये ज़रूरत है। मोटिवेटेड रहो, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्स लगातार आ रहे हैं, खुश रहो। मोटिवेशन के लिए आपके मैं एक और वीडियो डाल रही हूँ, देख लेना वो वाली। एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।